तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र के लेखक प्रहलाद अग्रवाल जी हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में हुआ था। प्रहलाद अग्रवाल जी ने हिंदी में स्नातकोत्तर की उपाधि ली। प्रहलाद अग्रवाल जी सतना के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे। प्रहलाद अग्रवाल जी को फिल्मी सितारों के जीवन, अभिनय, हिंदी सिनेमा के इतिहास आदि से जुड़ी जानकारी एकत्रित करना और उनकी समीक्षा प्रस्तुत करने में अधिक दिलचस्पी है। प्रहलाद अग्रवाल जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं: सातवां दशक, तानाशाह, मैं खुशबू, सुपरस्टार और राज कपूर, आधी हकीकत आधा फसाना। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र में प्रहलाद अग्रवाल जी ने कवि एवं गीतकार शैलेंद्र के फिल्म निर्माता के तौर पर संघर्ष की कहानी का चित्रण किया है। उन्होंने किस तरह फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक रचना को मूर्त रूप दिया है और उसके साथ न्याय करने में सफल रहे, इस बात का वर्णन किया है। सन 1966 में प्रदर्शित फिल्म तीसरी कसम शैलेंद्र जी की बतौर निर्माता पहली और आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार और कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी पुरस्कृत किया गया। इस तरह की फिल्म एक सच्चा कवि हृदय ही बना सकता है। इसमें शैलेंद्र जी की संवेदनशीलता की संपूर्ण झलक देखने को मिलती है। राज कपूर उस समय शीर्ष के अभिनेता थे और वे इसी तरह की भावात्मक फिल्म में अभिनय करना चाहते थे। राज कपूर और शैलेंद्र दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। शैलेंद्र इस फिल्म की कहानी सुनाने राज कपूर के पास पहुंचे तो उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस फिल्म में काम करना स्वीकार कर लिया। पर राज कपूर गंभीर होकर बोले कि उन्हें अपने काम के पूरे पैसे एडवांस में चाहिए। तो शैलेंद्र को राज कपूर से ये उम्मीद नहीं थी, वे जिंदगी भर की दोस्ती का ये बदला लेंगे। लेकिन जल्द ही राज कपूर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि निकालो 1 रुपया, मेरा पारिश्रमिक पूरा एडवांस। शैलेंद्र को अपने मित्र की इस बात से बड़ी खुशी हुई कि वे बिना किसी पैसे के उनके फिल्म में काम करने के लिए तैयार हैं। एक सच्चे मित्र की तरह राज कपूर ने उन्हें फिल्म की असफलता के खतरों से आगाह किया, क्योंकि शैलेंद्र फिल्म निर्माता के रूप में एकदम नए थे। किंतु शैलेंद्र जी तो एक आदर्शवादी भावुक कवि थे, जिन्हें संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि की अभिलाषा थी। एक महान फिल्म होने के बावजूद तीसरी कसम को प्रदर्शित करने के लिए बड़ी मुश्किल से वितरक अर्थात डिस्ट्रीब्यूटर मिले। इस फिल्म में राज कपूर, वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे और शंकर जयकिशन के संगीत ने इसके गानों को फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही लोकप्रिय बना दिया था। लेकिन फिर भी थिएटर में चलाने के लिए कोई इस फिल्म को खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वास्तव में इस फिल्म में जिस करुणा के भाव को उजागर किया गया था वो उन लोगों की समझ से परे था जो लोग फिल्म को केवल 2 से 4 बनाने अर्थात लाभ कमाने के लिए खरीदते हैं। शैलेंद्र जी ने कभी भी फिल्म जगत की चकाचौंध में अपने सच्चे कलाकार को मरने नहीं दिया। इसका एक उदाहरण फिल्म श्री 420 के लोकप्रिय गीत प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल से जुड़ा हुआ है। इस गीत की एक पंक्ति है, रातें 10 दिशाओं से कहेंगी अपनी कहानियां, जिसे इसके संगीतकार जय किशन ने शैलेंद्र जी से बदल देने को कहा। जय किशन का कहना था कि दर्शक 4 दिशाएं तो समझ सकते हैं लेकिन 10 दिशाएं नहीं। लेकिन शैलेंद्र जी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका दृढ़ मंतव्य था
कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। अर्थात एक सच्चे कलाकार का ये फर्ज है कि कला के प्रति दर्शकों की रुचि को परिपक्व करने के लिए उनके सामने अपनी उस सच्ची कला को प्रस्तुत करे जिसमें कलाकार का विश्वास है। लेखक कहते हैं, शैलेंद्र जी के गीत भाव प्रवण थे, दुरूह नहीं, अर्थात उनके गीतों में जटिलता के बजाय भाव को प्रधानता दी जाती थी। इस फिल्म में राज कपूर ने हीरामन का किरदार निभाया, जो बैलगाड़ी चलाता है, और वहीदा रहमान ने हीराबाई का किरदार निभाया, जो एक नौटंकी कंपनी में अभिनय करती है। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की सस्ती साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। कहने का अर्थ ये है कि ये दोनों ही कलाकार बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन इस फिल्म में गांव के सीधे साधे किरदार में ये दोनों इतने ढल गए थे कि पता ही नहीं चलता था कि ये दोनों प्रसिद्ध कलाकार हैं, मानो वे सच में ही हीरामन और हीराबाई हों। हमारी फिल्मों की सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि उनमें लोक तत्व अर्थात आम जिंदगी से जुड़े परिवेश का अभाव होता है। दर्शकों को भाव विभोर करने के लिए दृश्यों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है, लेकिन तीसरी कसम की एक खास बात थी कि इसमें दुख को भी सहज स्थिति में आम जिंदगी के परिवेश में प्रस्तुत किया गया है। लेखक प्रहलाद अग्रवाल ने शैलेंद्र जी को एक गीतकार नहीं बल्कि एक कवि माना है। शैलेंद्र जी सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन के लोभ से कोसों दूर थे। उनके गीतों में करुणा के साथ साथ मुश्किलों से जूझने का संकेत भी था, और वो प्रक्रिया भी मौजूद थी जिसके द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचा जाता है। व्यथा अर्थात पीड़ा आदमी को पराजित नहीं करती, उसे आगे बढ़ने का संदेश देती है, जिसका परिचय शैलेंद्र जी ने अपने गीतों के माध्यम से दिया है। आइए अब हम इस कहानी का गहराई से विश्लेषण करें। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र की शैली गद्यात्मक है। आइए अब हम इस कहानी का गहराई से विश्लेषण करें। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र की शैली गद्यात्मक है। इस कहानी को लिखते हुए प्रहलाद अग्रवाल जी ने कुछ मुहावरों का प्रयोग किया है। आइए उन मुहावरों के अर्थ समझें। चेहरा मुरझाना का मतलब होता है दुखी होना। राजू का रिजल्ट अच्छा न आने पर उसके पिताजी का चेहरा मुरझा गया। 2 के 4 बनाना का मतलब होता है छल कपट से लाभ लेना। एक अच्छा व्यापारी 2 से 4 बनाना अच्छे से जानता है। आंखों से बोलना का मतलब होता है बिना बोले अपनी बात कहना। राधा मुंह से कम आंखों से ज्यादा बोलती है। इस कहानी को लिखते हुए प्रहलाद अग्रवाल जी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। आइए उन शब्दों को देखें। सर्वोत्कृष्ट का संधि विच्छेद होता है सर्वधन उत्कृष्ट। चित्रांकन का संधि विच्छेद होता है चित्र धन अंकन। रूपांतरण का संधि विच्छेद होता है रूप धन अंतरण। घनानंद का संधि विच्छेद होता है घन धन आनंद। आइए इस लेख की मुख्य भावना को समझते हैं। शैलेंद्र जी एक भावुक कवि थे। उन्हें धन और भौतिक सुख सुविधा की अधिक चाह नहीं थी। वे अपने अनुभव को गीतों में उतारते थे। उनके गीतों में करुणा व संवेदना के भाव मिलते थे। गीतकार के दिल की गहराइयों से निकले गीतों के बोल
श्रोताओं के दिल को छूने वाले थे। शैलेंद्र जी एक आदर्शवादी भावुक कवि हैं। तीसरी कसम फिल्म में कवि के कोमल संवेदनशील व्यक्तित्व का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। शैलेंद्र जी को गीतों का राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने अपने गीतों में जीवन के हर रंग और अनुभव को ढालने का प्रयास किया है। सेल्यूलाइड का मतलब फिल्मी पटकथा को रील में उतारना और उसकी चित्रात्मकता प्रस्तुत करना होता है। तीसरी कसम फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी कविता इसलिए कहा गया है क्योंकि लोक गीतों से भरपूर इस फिल्म में चित्रांकित प्रत्येक दृश्य दर्शक में संवेदना जागृत करने वाला है। फिल्म निर्माता के रूप में शैलेंद्र एक सच्चे निर्माता थे। उन्होंने फिल्म की कहानी को पूरी सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारा था। संगम फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर का एक बड़े सितारे के रूप में नाम था। शैलेंद्र ने इतने बड़े सितारे को धोती पहनाकर हीरामन के चरित्र में इतनी कुशलता से ढाला कि देखने वाले दंग रह गए। शैलेंद्र जी एक विशुद्ध फिल्मकार थे। फिल्म जगत में रहते हुए भी उन्होंने वहां के तौर तरीके में उलझकर अपनी इंसानियत नहीं खोई। शैलेंद्र जी ने दर्शकों की रुचि की आड़ में उथलेपन को थोपना कभी स्वीकार नहीं किया। सिनेमा के पर्दे पर बहुत कम फिल्में ऐसी होती हैं जो जनमानस के दिल पर अपनी जगह बना लेती है। तीसरी कसम यकीनन उनमें से एक है। अब जब हम तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र कहानी को समझ चुके हैं, आइए कुछ प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। शैलेंद्र ने राज कपूर जैसे स्टार को हीरामन बना दिया था। हीरामन पर राज कपूर हावी नहीं हो सका और छींट की लंबी साड़ी में लिपटी हीराबाई ने वहीदा रहमान की प्रसिद्ध ऊंचाइयों को बहुत पीछे छोड़ दिया था। हीरामन पर राजकुमार क्यों हावी न हो सका? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। छींट की लंबी साड़ी में लिपटी हीराबाई, इस वाक्यांश से शैलेंद्र की किस खूबी का वर्णन किया गया है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। वो तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था जिसे अपार संपत्ति और यश तक की इतनी कामना नहीं थी जितनी आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। वो तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था। ये पंक्ति किसके लिए कही गई है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। शैलेंद्र को किस सुख की अभिलाषा थी? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। नीचे दिए गए अंश को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर इसका सही उत्तर दीजिए। उनका दृढ़ मंतव्य था कि दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें उथलेपन को उन पर नहीं थोपना चाहिए। कलाकार का ये कर्तव्य भी है कि वो उपभोक्ता की रुचियों का परिष्कार करने का प्रयत्न करे। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का क्या कर्तव्य है? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। शैलेंद्र के अनुसार दर्शकों की रुचि की आड़ में हमें किसको उन पर नहीं थोपना चाहिए? सही विकल्प को क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करें। देखिए, आपने चैप्टर पढ़ा। अब चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन देखते हैं। जो चैप्टर पर आधारित क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी पैराग्राफ उठाकर इसमें से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा तो, और उसमें से भी पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं होते, कुछ 1 या 2 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, बाकी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं।
तो तीसरी कसम कितनी महान फिल्म ही क्यों ना रही हो, यह एक सुखद दुखद सत्य है जिसे प्रदर्शित करने के लिए बेमुश्किल वितरक मिले। और बावजूद इसके कि तीसरी कसम राज कपूर और वहीदा रहमान जैसे नामजद सितारे थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इस चैप्टर में किसका संगीत था, तो शंकर जयकिशन जी का था। और हीरोइन कौन थी, वहीदा रहमान है, राज कपूर। आप तीसरी कसम मूवी भी देख सकते हैं, बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, लेकिन इस फिल्म को खरीदने वाला कोई नहीं था। तीसरी कसम फिल्म का दुखद पक्ष क्या था? अब सबसे पहले दुखद पक्ष क्या है कि इसे प्रदर्शित करने के लिए मुश्किल वितरक मिले। तीसरी कसम के गीत कैसे थे? बहुत लोकप्रिय गीत थे, उन दिनों सातवें आसमान पर थी। संगीत किसने दिया? शंकर जयकिशन जी ने दिया। तीसरी कसम फिल्म को खरीदने वाले क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि बेहद ही पहले से फिल्म के प्रदर्शन से पहले ही बेहद लोकप्रिय हो चुके थे, इसलिए फिल्म को खरीदने वाला नहीं मिल रहा था। आप क्वेश्चन आंसर भी देख लीजिए, यही मिलेंगे। ठीक है, विलक्षण रहस्य थी। तो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस आंसर मिल जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन दिया तीसरी कसम को फिल्म को खरीदने वाला क्यों नहीं मिल रहा था, क्यों नहीं मिल रहे थे, तो आपको ये देना है कि इसके गीत के फिल्म प्रदर्शन बहुत ही लोकप्रिय हो चुके थे, इसलिए फिल्म को खरीदने वाला नहीं मिला। ये जो आंसर इसमें आया तारा हमेशा अपनी, ये इसका आंसर नहीं है। आंसर इसका ये है कि यहाँ पर ये गलत दे दिया। देखो ये टाटा ग्लास में भी कितनी गलत चीज दी हुई है, इसको भी आपको देखना है। इसलिए तो कहता हूं कि बेटा एक टीचर की नजर के सामने आना चाहिए वो चीज। अब देखिए तीसरी कसम एक अलग चैप्टर हो गया, ततारा व अमीरों की कथा एक अलग चैप्टर हो गया। ठीक है, तो दो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक साथ में मिला दिए टाटा क्लास ने। यहाँ पर देखो तीसरी कसम के फिल्मकार क्यों नहीं मिल रहे थे, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। तो इसके क्यों नहीं मिल रहे थे? क्योंकि पहले से किसी चीज के गाने, किसी के डायलॉग्स, किसी का टाइटल, ठीक है, तो वो जब पहले से फेमस हो जाए तो उसको पहले से देखने लगे, यार ये तो बहुत महंगी मूवी होगी, इसमें तो इसके सितारे, इसमें जो एक्टर्स जो काम कर रहे हैं वे बहुत महंगे होंगे, महंगे हैं, संगीत भी शंकर जयकिशन जी का है, तो इसलिए नहीं मिल रहे थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही है, खालिद देहाती कुछ गाड़ीवान जो सिर्फ दिल की जुबान समझता है, दिमाग की नहीं, जिसके लिए मोहब्बत के सिवा किसी दूसरी चीज का कोई अर्थ नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि तीसरी कसम राज कपूर के अभिनय जीवन का वह मुकाम है जो वह एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। उनका अपना व्यक्तित्व किंवदंती बन चुका था, लेकिन किंवदंती माने कहावत बन चुका था। लेकिन तीसरी कसम में महिमा व्यक्ति पूरी तरह ही रामन की आज्ञा के आत्मा पर उतर गया। तो कहते क्या है कि सभी लोग जान चुके थे किसको? राज कपूर को। तीसरी कसम राज कपूर के द्वारा निभाए गए चरित्र की क्या विशेषता है कि इसमें राज कपूर ने हीरामन नामक एक ग्रामीण तांगे वाले भोले भाले नवयुवक की भूमिका निभाई, जो सिर्फ प्यार की भाषा समझता है, प्यार से जो भी कहिए वो उसकी बात को मानता है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तीसरी कसम के निर्माण के समय में राज कपूर कहाँ के? एशिया के सबसे बड़े शोमैन के रूप में स्थापित हो चुके थे। तीसरी कसम में राज कपूर ने कैसा अभिनय किया? तीसरी कसम जो पिक्चर है, ये मूवी है, ये फिल्म है, इसमें उनका अभिनय बहुत अच्छा रहा। और कैसा अभिनय रहा कि उनको पूरी दुनिया देख चुकी थी। अब हम इस पर क्या है कि इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। आप किसके बारे में पढ़ेंगे? राइटर के बारे में। तो देखो राइटर के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, तो क्योंकि राइटर के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा फेमस होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये देखिए कसम के शिल्पकार शैलेंद्र। हेलो, अब देखिए सबसे पहले आपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए। अब इसको देखो, ये एनसीईआरटी पर रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। अब एनसीईआरटी पर रिलेटेड जब क्वेश्चन है तो आप इनको देखो कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो पंक्तियों में दीजिए। सबसे पहले जब आप ये चीज भी सबसे पहले देखनी चाहिए कि क्वेश्चन को एक दो पंक्तियों में पूछ रहा है, 25-30 शब्दों में पूछ रहा है या विस्तृत पूछ रहा है। तीसरी कसम फिल्म को कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? देखो तीसरी कसम फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला, बांग्ला भाषा में फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म हुआ, अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म जो है पुरस्कृत हुई थी। शैलेंद्र ने कितनी फिल्में बनाई? केवल एक ही फिल्म बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम। शैलेंद्र जी की क्या थी? शैलेंद्र राइटर है जिन्होंने फिल्म बनाई थी एज ए डायरेक्टर। उन्होंने उनकी सिर्फ मूवी क्या बनाई थी? उन्होंने सिर्फ एक ही मूवी बनाई थी, राज कपूर। मेरा नाम जोकर, प्रेम रोग, बॉबी, जागते रहो, सत्यम शिवम सुंदर, अन्य फिल्में राज कपूर ने निर्देशित तो की,
निर्देश माने एज ए डायरेक्टर की, पर एक्टिंग किसमें की, इसमें की। राज कपूर तीसरी कसम के फिल्म नायकों के नाम बताइए। अब इसमें सबको पता है कि इनका ये हीरामन नामक का गांव के सीधे साधे तांगे वाले नवयुवक का था, और नायिका कौन है, वहीदा रहमान, जो नौटंकी की हीराबाई बनी थी। तीसरी कसम का फिल्म का निर्माण किसने देखा था, गीतकार शैलेंद्र ने, क्योंकि निर्माता भी थे, कवि भी थे और शैलेंद्र भी थे। तो राज कपूर ने मेरा नाम जोकर के माध्यम किस बात की कल्पना नहीं की थी कि इस मूवी को एक भाग बनने में 6 साल का समय लग गया था, क्योंकि उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। राज कपूर की किस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया, जब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मजाक में पारिश्रमिक मांग लिया। शैलेंद्र ने सोचा भी नहीं था कि उनके मित्र होते हुए फिल्म में काम करने के पैसे लेंगे, इस बात पर शैलेंद्र का चेहरा मुरझा गया। फिल्म समीक्षक सॉरी राज कपूर को किस तरह का कलाकार मानते थे, राज कपूर को आंखों से बात करने वाला कलाकार मानते थे। तीसरी कसम में फिल्म को सेल्यूलाइड पर लिखी गई कविता क्यों कहा गया है, क्योंकि रील पर भरकर चित्रों में प्रस्तुत करना, किसी भी चीज को कैमरे की रील में भरकर, और तीसरी कसम में कवि का हृदय रखने वाले शैलेंद्र ने सफलता से भावनाओं को सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया, जैसे मिस्टर बीन करते हैं, मुख से कुछ नहीं कहते पर अपने अपने अभी से सब कुछ कह देते हैं। तो वैसे ही देखो तीसरी कसम फिल्म को खरीदार क्यों नहीं मिल रहे थे, क्योंकि ये आदर्शवादी फिल्म थी और बहुत ज्यादा इसमें ग्लैमर और फिल्में बिकने वाला मनोरंजन का मसाला नहीं था, और ये पहले से फेमस हो चुकी थी, इसलिए फिल्म को खरीदार भी नहीं मिल रहे थे। ये देखिए क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी आ गया है। शैलेंद्र के अनुसार कलाकार का कर्तव्य क्या है, शैलेंद्र के अनुसार कलाकार की कोशिश करनी चाहिए दर्शकों को, उपभोक्ता को परिष्कार करने का प्रयास करे, जो फिल्मों में निम्न स्तर सस्ते मनोरंजक सामग्री की अपेक्षा करना चाहिए, अपना सबसे बेस्ट देना चाहिए। फिल्मों में त्रासद स्थितियों को चित्रांकन ग्लोरीफाई क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि तकलीफ के अंदर विभत्स रूप प्रस्तुत किए जाते हैं, उसमें दर्शक रूप में डूब न जाए, ऐसा करके दर्शकों का सरलता से भावनात्मक शोषण किया जाता है, बॉक्स ऑफिस पर भुनाया भी जाता है। शैलेंद्र ने राज कपूर की भावनाओं को शब्द दिए, इस कथन से आप क्या समझते हैं? शैलेंद्र ने राज कपूर के एक सीधे साधे पंगे वाले हीरामन का रोल अदा किया, नौटंकी बाई हीराबाई वाले उन्होंने किया वहीदा रहमान ने। तो इस किरदार को देखते हुए गीतों के बोल लिखे हैं, किसने लिखे हैं? शैलेंद्र ने लिखे हैं। अब सबसे पहले क्या है, संगीत किसने दिया है? यार रहमान, संगीत रहमान जी ने दिया है। अब लेखक के राज कपूर को एशिया का सबसे बड़ा शोमैन कहा, क्योंकि इनकी सबसे पहली पिक्चर थी सबसे, और इनके नाम से फिल्में बिकती थी। फिल्म इंडस्ट्री में इनकी जिसकी कई भी एक साथ फिल्में हिट हो जाते हैं उसे शोमैन कहते ही कहते हैं। फिल्म तीसरी, ये कसम, ये थोड़ा वर्ड मिस्टेक है, ये तीसरी है फिल्म, तीसरी कसम, ये कसम है कि गीतों में शरारत दसों दिशाओं में कह के लगाएंगी अपनी कहानियों पर। संगीतकार जय किशन का क्या कहना था? अब संगीतकार जय किशन ने आपत्ति क्यों की? क्योंकि उन्होंने अपने गीतों में क्या किया, जो शरारतें की है 10 दिशाओं से कहेंगी, अपनी कहानी की में दिशाएं कही गई हैं, तो 10 दिशाएं हैं, शरारतें हैं ये। तो आदर्श जो 10 दिखाएं, ये सह हटा दो, उसको 10 दिशाएं शब्द पर आपत्ति थी। तो राज कपूर फिल्म असफलता के आग्रह, खतरों से आग्रह करने पर शैलेंद्र ने फिल्म क्यों बनाई? क्योंकि एक दोनों राज कपूर और शैलेंद्र के अच्छे दोस्त थे, परंतु जब इन्होंने पैसा मांगा अपनी मूवी में काम करने का तो उनको बहुत बुरा लगा, उनका चेहरा मुरझा गया था। तीसरी कसम में राज कपूर का मई में व्यक्तित्व किस तरह आत्मा में उतर कर आया है, स्पष्ट करें। अब आप और देख लीजिए, ये एनसीईआरटी पर रिलेटेड क्वेश्चन है, जो आपके बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, उनके क्वेश्चन आंसर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो भी के क्वेश्चन है मैं उसको अपने आप देख रहा हूं, ताकि आप जो भी क्वेश्चन करें लिखें वो बिल्कुल सही हो और उस ढंग से हो जिससे पूरा क्वेश्चन समझ आए। अगर कुछ गलत होता है तो इसलिए मैं बताता हूं। तीसरी कसम में साहित्यिक रचना पर आधारित फिल्म थी। इस फिल्म से पहले साहित्यिक रचना पर आधारित फिल्में बनती रही, उन फिल्मों की साहित्यिक रचना मूल कथा का समावेश करके उसे मनोरंजक रूप दिया गया। तो ये सब आप देखना चाहिए। शैलेंद्र के गीतों की क्या विशेषता, अपने शब्दों में स्पष्ट करें। शैलेंद्र एक कवि और सफल गीतकार हुए हैं, उन्होंने कभी भी सस्ते और घटिया गीत नहीं लिखे, किशन शैलेंद्र जी ने। दूसरी विशेषता, उनके गीतों की भाषा सरल है, जो आसानी से गाया जा सके। लोगों के चेहरे, मुख पर, वाणी पर आपस में कुछ ऐसे थॉट हो जाते हैं कि जिनको गाते रहते हैं। फिल्म निर्माता के रूप में तीसरी कसम, ये देखिए सह, जो यहाँ पे इसको सह को नहीं लिखना है, तीसरी कसम है। ये आपको ये भी देखना चाहिए कि जब आप लिख रहे हैं कि आपका वाक्य बिल्कुल सही है,
निर्माण पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं किया गया बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए किया गया। शैलेंद्र फिल्म की असफलता से होने वाले खतरों से परिचित थे, फिर भी उन्होंने शुद्ध साहित्यिक फिल्म बनाकर साहसी फिल्म निर्माता होने का परिचय दिया। शैलेंद्र एक मानवतावादी फिल्म निर्माता थे जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए अपनी अहमियत नहीं खोई थी। शैलेंद्र की एक अन्य विशेषता की थी कि जो तीसरी कसम का निर्माण पूरी तरह साहित्यिक रचना के अनुसार करके उसके साथ 100% न्याय किया है। वे चाहते तो उसे फेरबदल करके इसे अधिक मनोरंजक बना सकते थे। उन्होंने फिल्म के असफल होने के डर से घबराकर अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। इस प्रकार वे एक आदर्श फिल्म निर्माता के रूप में सामने आए। अब ये देखिए शैलेंद्र के निजी जीवन की छाप उनके फिल्म में झलक के कैसे स्पष्ट करें, ये सभी आपको लिखना है। पर ये जो सह जो आ जाता है इसको हटा देना, तीसरी कसम लिखना, ये याद यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। बाकी सारे क्वेश्चन इसके सही हैं, जो भी कुछ गलत होगा वो मैं बता दूंगा, आप लोग सावधानी से लिखते जाइए। तीसरी कलम में कोई सच्चा कवि हृदय नहीं बन सकता था, ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। अब देखिए ये जो आता है निम्नलिखित आशय स्पष्ट करें, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पेपर में परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इनसे परेशान हो जाते हैं। इसमें एक क्या है कि साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। वह तो एक आदर्शवादी भावुक कवि था, जिसे अब कुछ लोग कहते हैं सर भावुक कौन होता है? जो एक भावनाओं में बह जाए, दूसरों का एक इंसानियत जिसके अंदर सबसे ज्यादा समाई हुई हो, इच्छा रखते। तीसरी कसम वे धन और यश कमाने की इच्छा रखते तो तीसरी कसम नहीं बनाते। अब एक तो बना रहा है कि मैं अच्छी से अच्छी मूवी दूं, एक उससे अपना पैसा कमाना चाहता है। तो सबका अपना अलग अलग मंतव्य माने सोच, नजरिया, तरीका होता है मंतव्य का मतलब। ठीक है, उथलेपन में नहीं थोपना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। कलाकार का कर्तव्य है कि उपभोक्ता की रुचि को परिष्कार करने का प्रयत्न करे, उसके अनुसार कार्य करे, जो वो चाहता है उसमें क्या कार्य करे। व्यथा आदमी, व्यथा कहते हैं किसी दुखी व्यक्ति को पराजित नहीं करती, आगे बढ़ने का संदेश देती है। तो इस प्रकार से ये आप सारे क्वेश्चंस लिखते जाएंगे, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। उनके गीत भाव प्रवण थे, ध्रुव नहीं। लेखक का कहना है कि शैलेंद्र के गीत भावपूर्ण होते हुए दर्शकों को मन मोहने और उनकी जुबान पर चढ़ने में सक्षम थे, क्योंकि सीधे और सरल थे। इसलिए कोई भी सीधी सरल बात कही जाए सबकी समझ में आ जाती है। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस भी, और आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए तो आपको आसानी से समझ में आएगी। आप अच्छे से देखो, शांति से देखो तो सभी समझ में आएगी, और ये सभी आपको करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।